हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में आपके लिए एटॉमिक मॉडल्स, तो जितने भी मॉडल हैं आज हम केवल उन्हीं मॉडल्स को समझाएंगे। इसकी पीडीएफ हम आपको पहले भेज चुके हैं, वीडियो आप देख लें। सबसे पहले मॉडल दिया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने क्या किया? रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिकीय सिद्धांत की व्याख्या की। जो नाभिक की खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी और उसी सिद्धांत के आधार पर इस मॉडल की व्याख्या की। इस मॉडल के मुख्य पॉइंट्स निम्न हैं। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसका अधिकांश भाग खोखला है। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसका अधिकांश भाग खोखला है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म सघन भारी धनावेशित केंद्र स्थित होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म भाग है, इसमें इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सघन है और भारी है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश प्रोटॉन इसके नाभिक में स्थित रहता है। जो धनावेश है वो प्रोटॉन के कारण होता है और वो कहाँ स्थित होता है? नाभिक में। अगले पॉइंट्स में वो ये कहते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। और उदासीन है तो इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। अगले पॉइंट में वो कहते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। बाहर शेष क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻। अगर इसको हम देखेंगे तो जो नाभिक की त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 पिकोमीटर आती है और परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻12 पिकोमीटर आती है। इसी तरीके से नाभिक का जो आयतन है वो 10⁻⁻15 होता है। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन का लगभग 10⁻⁻15वां भाग है। नाभिक की त्रिज्या 1.33 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम होती है। इन्होंने आगे पॉइंट में ये कहा कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, इसलिए इस मॉडल को सौर मॉडल भी कहते हैं। जैसे ये नाभिक है, ये न्यूक्लियस है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी विभिन्न कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए इस मॉडल को रदरफोर्ड का ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं। अब इस मॉडल में कुछ दोष होते हैं, ये दोष पूछे भी जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला तो दोष ये है कि मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत का पालन नहीं करता, जिसमें एक आवेशित कण, मतलब विद्युत गतिकी सिद्धांत है क्या? उसमें यह है कि एक आवेशित कण विपरीत आवेशित कण के चारों ओर घूमते हुए लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन इस नियम का पालन करेंगे तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी, अतः इलेक्ट्रॉन कोश की त्रिज्या कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर परमाणु संकल्पना को नष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और नाभिक धनावेशित है। तो विपरीत आवेशित क्षेत्र में जब घूमेगा तो घूमते घूमते मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो इसकी त्रिज्या छोटी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा नाभिक में गिर करके परमाणु का अस्तित्व समाप्त कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये इसमें एक दोष है। ये मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की प्राप्ति की व्याख्या नहीं कर सका। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज रदरफोर्ड से पूर्व बामर तथा लाइमन ने कर दी थी। यह मॉडल लाइमन तथा बाइमर श्रेणियों के उत्सर्जन प्रकृति सतत स्पेक्ट्रम ना होकर असतत स्पेक्ट्रम क्यों है के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दे सका। सतत स्पेक्ट्रम के अनुसार स्पेक्ट्रम की निश्चित आवृत्ति की स्पेक्ट्रम रेखाएं नहीं होनी चाहिए, जबकि लाइमन बामर स्पेक्ट्रम रेखाओं की आवृत्तियां निश्चित होती हैं। तो इसमें ये दो दोष हैं, यानी कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है, मिलना चाहिए, ये मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है
मतलब इसमें हमको ये कहना चाहिए था कि जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस ना होकर के डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि जबकि जो लाइमर और बामर स्पेक्ट्रम हैं वो निश्चित आवृत्ति की हैं, तो उसके अनुसार एक निश्चित इसका स्पेक्ट्रम होना चाहिए, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। तो मेन दोष हैं, एक तो परमाणु का स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, और दूसरा असतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। इन व्याख्याओं को दूर करने के लिए एक नया सिद्धांत आया जिसको हम बोर-बरी का सिद्धांत कहते हैं, नील्स बोहर का सिद्धांत कहते हैं। जो नील्स बोहर का सिद्धांत था वो प्लांक की क्वांटम थ्योरी पर आधारित था। तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी पहले समझ लीजिए। प्लांक ने ये कहा था कि जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने सन 1900 में विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत निम्न प्रकार प्रतिपादित किया। इनके अनुसार किसी वस्तु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का शोषण अथवा उत्सर्जन सतत न होकर असतत होता है। किसी वस्तु के द्वारा विकिरण का शोषण और उत्सर्जन, विकिरण का जो उत्सर्जन या अवशोषण होगा वो कंटिन्यूस ना होकर के डिसकंटिन्यूस होगा। ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है, एनर्जी पैकेट्स के रूप में होता है। ऊर्जा की इन पैकेट्स को हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। एक क्वांटा की ऊर्जा E बराबर एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा होती है, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, सी प्रकाश का वेग है, वी आवृत्ति है और एच प्लांक नियतांक है। तो हमने समझ लिया होगा कि प्लांक ने ये कहा कि जो ऊर्जा है, कोई वस्तु ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन कंटिन्यूस ना करके डिसकंटिन्यूस करता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ऊर्जा का जो शोषण या उत्सर्जन है निश्चित ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है, क्योंकि एनर्जी हम तक उन्हीं निश्चित ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में पहुंचती है। और ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट को हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। और फोटान की जो ऊर्जा है वो E बराबर एच न्यू होती है, एच न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। तो इसलिए एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, सी प्रकाश का वेग, न्यू आवृत्ति, न्यू तरंग आवृत्ति और एच प्लांक कांस्टेंट है। अब इस पर आधारित है बोर का मॉडल। बोर मॉडल ने क्या कहा? डेनिस भौतिक शास्त्री नील बोर ने 1913 में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल की दोषों की व्याख्या करते हुए प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपने परमाणु मॉडल की निम्न अभिकल्पनाएं दी। पहला उनका ये था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणित होता है। h/2 का पूर्ण गुणित होता है। यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लें, त्रिज्या r मान लें, जिस कक्षा में वो घूम रहा है, और u वेग से घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हो जाएगा mvr nh/2 अगर nth कक्षा में घूम रहा है। n कक्षा की संख्या है, h प्लांक कांस्टेंट है। जैसे हमने यहाँ समझाया है, ये मान लीजिए नाभिक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये v वेग से या u वेग से इधर गतिशील है। इसकी ये त्रिज्या r है और द्रव्यमान m है, तो इसके द्वारा जो कोणीय संवेग उत्पन्न होगा वो mvr होगा, वो h/2 का पूर्ण गुणित होगा। n पूर्ण गुणित हो गया, या nh/2 के बराबर होगा। n क्या है? यहाँ पर कोश की संख्या है, कक्षा की संख्या है। अगला पॉइंट वो कहते हैं प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है, इस कारण इन्हें स्थायी कक्षा भी कहते हैं। नाभिक से दूर होने पर कक्षाओं का ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। इन कक्षाओं को नाभिक से क्रमशः KLMN या 1 2 3 4 कहते हैं। अगला पॉइंट है जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर की स्थायी कक्षा में घूमता रहता तब तक वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर डेल्टा E असतत विकिरण के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित करता है। इस विकिरण की आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य का मान निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं।
E2 माइनस E1 बराबर डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू अपॉन लैम्डा, एच न्यू ई बराबर डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू और न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो एस सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पश्चात हम यहाँ वो समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पहली कक्षा के, दूसरी एल, तीसरी एम, चौथी एन, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, या इसको 1 2 3 4 भी कहते हैं। तो ये स्थायी कक्षा है, लेकिन जब तक इनमें घूम रहा है तब तक ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता, लेकिन जब इस कक्षा से इस कक्षा में जाएगा या इस कक्षा से इस कक्षा में आएगा तब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। इसलिए जो स्पेक्ट्रम है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। फिर परमाणु ऊर्जा स्तर और ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है तो परमाणु द्वारा ऊर्जा अवशोषित होती है, तथा यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो परमाणु के द्वारा ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित होगी। ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार ये मॉडल परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षा में रहते हैं। इस अवस्था को परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। बाहर से जो ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में कूद जाता है। परमाणु की ये अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ये हमने आपको एक मॉडल बताया था। अब अगला जो मॉडल है वो है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे हम। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है? बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों जैसे He+, Li+2 के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। एक से अधिक परमाणु या आयन की व्याख्या नहीं करता है। ये मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में नाभिक के बाहर वाले भाग में इलेक्ट्रॉन के वितरण और उनकी व्यवस्था की कोई व्याख्या नहीं कर सका। ये बोर मॉडल की सीमाएं हैं, बोर मॉडल के दोष हैं। पहला दोष ये है कि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। एक से अधिक परमाणु या आयन की व्याख्या नहीं कर सकता, यानी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के या आयन की व्याख्या ये नहीं कर पाता। यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में नाभिक के बाहर वाले भाग में इलेक्ट्रॉनों के वितरण और उनकी व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं देता। ये मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। बोर का मॉडल डी ब्रोगली के सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। बोर मॉडल अपनी परिकल्पना MbR=NH/2π का गणितीय व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध था। यह एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या नहीं कर सका। बोर के सिद्धांत द्वारा जीमन प्रभाव और स्टार्क इफेक्ट की व्याख्या नहीं की जा सकती। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है कि जो स्पेक्ट्रम है, अगर स्पेक्ट्रम में जो लाइंस प्राप्त होती हैं, जब उस स्पेक्ट्रम को हम, उस परमाणु को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र में ये स्प्लिट कर जाती हैं, रेखाएं टूट फूट जाती हैं। तो रेखाओं की टूट फूट अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है तो ये जीमन इफेक्ट कहलाता है, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है तो ये स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। ये आज की वीडियो में इतना ही।